हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेंस मास्टर क्लास सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे हिमालयी क्षेत्रों में आपदा, है ना। अभी अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी आपदा की घटनाएं घट रही है हिमालय क्षेत्रों में, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक। असम में भी फ्लड की आप घटनाएं देख रहे होंगे। तो हम समझेंगे बेसिकली कि क्या कारण है हिमालय क्षेत्र में आपदाओं के, कैसे प्रबंधन कर रही है वहां की जो गवर्नमेंट है या फिर भारत सरकार है, क्या क्या नए अप्रोच उठाए गए हैं उससे रिलेटेड, है ना। फिर हिमालय क्षेत्र में आपदा की प्रोफाइल क्या है, मतलब किस किस प्रकार की आपदाएं आ रही है, आपदा का प्रभाव क्या है हिमालय क्षेत्रों में। फिर जो हिमालय क्षेत्र में अभी वर्तमान में आपदा प्रबंधन का अप्रोच है उसमें क्या अंतराल है ना, वो भी डिस्कस करेंगे, क्या कदम उठाए गए हैं। फिर आपदा प्रतिस्थायी भारत की राह, है ना, कैसे जो है आपदा से मुक्त या आपदा से सशक्त भारत या हिमालय राज्यों के लिए क्या राह हो सकती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। प्लस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देखेंगे, है ना, और साथ में निष्कर्ष देखेंगे, है ना। तो इतने सारे आयाम को कवर करेंगे। मोस्टली जितने हम आयाम कवर कर रहे हैं हिमालय क्षेत्रों में, अगर कोई प्रश्न आएगा आपदा से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट आप आंसर करने में सक्षम रहेंगे। कोई विशेष आपदा रहेगा जैसे भूस्खलन, है ना, या बादल फटने की घटना, या फिर भूकंप भूकंप क्षेत्र, है ना। तो ऐसे करके जो प्रश्न है वो अलग टॉपिक में हम हल करेंगे। ओवरऑल जो प्रश्न आएगा उसको आप आराम से टैकल करेंगे, और आराम से टैकल नहीं करेंगे, है ना, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप आंसर लिख करके आएंगे। थोड़ा सा हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 2019 में प्रश्न आया था यूपीएससी का, है ना। ये पेपर 1 में आया हुआ था। आपको लगेगा कि पेपर 3 में ही प्रश्न आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पेपर 1 में भी प्रश्न आ जाता है जो आपदा से रिलेटेड है। जैसे कि प्रश्न पढ़िए, है ना। प्रश्न क्या है, हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो प्रभावित है किससे, डेवलपमेंट इनिशिएटिव से और पर्यटन से। उसके निगेटिव इंपैक्ट से कैसे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ये प्रश्न था। तो अभी जो हिमालयन इकोसिस्टम है ना, हिमालय में क्षेत्रों में जो आपदा आ रहा है उससे बचने के लिए जो हम उपाय के ऊपर डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे यूज आता है ना। हालांकि आप जब बताएंगे माउंटेन इकोसिस्टम के बारे में तो पूरा आयाम कवर करेंगे, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, है ना, हिमालय क्षेत्र, फिर जो मेन भाग में है माउंटेन इकोसिस्टम और उसको जो डैमेज हो रहा है वो सारा कवर करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत एसेंशियल रहते हैं आंसर डिस्कस करने में, है ना। कुछ और भी प्रश्न है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उससे बहुत कनेक्टेड है। जैसे कि एक प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, ये वाला 2020 का था कि डिस्कस द रिसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल के संदर्भ में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के संदर्भ में क्या उपाय किए हैं, और ये पूर्व के रिएक्टिव अप्रोच से कैसे अलग है ना, प्रतिक्रियावादी अप्रोच से कैसे अलग है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या भारत सरकार ने एफर्ट्स लिए हैं, क्या परिवर्तन आया है हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, वो जानकारी आप यहाँ पे भी यूज करते हैं, है ना। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट वो पेपर 1, है ना, वहां पे भी यूज होगा, पेपर 3 वहां पे भी यूज होगा, दोनों जगह पे, है ना। और कहीं कहीं पे आप गवर्नेंस वगैरह भी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो है पेपर 1 और पेपर 3 में अक्रॉस द क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए अगर प्रश्न आया तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं या फिर क्या कंटेक्स्ट हो सकता है हमारा प्रश्न का। तो देखिए भारत की जो संपूर्ण आपदा होती है ना, भारत में जितनी संपूर्ण आपदाएं होती है उसका 44% जो है हिमालय राज्यों में घटित होता है। हाल में कुछ आपदाएं जो हुई है, उत्तरकाशी में जो बादल फटने की घटना थी और भूस्खलन, इसके अलावा जम्मू में जो घटना हुई, है ना, फिर अभी हाल में धराली में जो घटना हुआ। तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रश्न। हिमालय क्षेत्र की आपदा सुविधता का क्या कारण है। देखिए बहुत सारे कारण है ना। सबसे पहले आप जो कारण लिखेंगे वो हिमालय की ज्योग्राफी से रिलेटेड लिखेंगे। जैसे कि हिमालय जो क्षेत्र है वो उच्च भूकंपीय क्षेत्र वाला है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे टकरा रही है, जिससे यह क्षेत्र लैंडस्लाइड और भूकंप दोनों के प्रति बहुत सुदृढ़ हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे फॉल्ट है, जैसे कि मेन फ्रंटल थ्रस्ट, है ना, जो चामोली भूकंप हुआ था 1999 में, ये इन्हीं फ्रंट जो फॉल्ट लाइन है ना, उन्हीं का परिणाम है। फिर हिमालय क्षेत्र में हिमालय जो है वो युवा पर्वत है ना। युवा पर्वत होने के नाते ये क्षरण के प्रति सुवेद्य है। नदियां जो है बहुत सारा मलबा सृजन करती हैं, है ना, और वो जो मलबा सृजन होता है वो फिर बाढ़ के रूप में तब्दील होता है। प्लस में जो युवा पर्वत है वो लैंडस्लाइड के प्रति भी बहुत प्रवण है ना। फिर हिमालय जो क्षेत्र है वो बहुत ऊंचे हैं, है ना, ऊंचे पर्वत है। इससे क्या होता है, बादल फटने की घटना अत्यधिक बढ़ जाती है। बादल कैसे फटता है, जब हवाएं तीव्र गति से ऊपर की ओर उठती हैं तो बादल बहुत तेजी से बनता है ना, वहां पे ऊपर में, और बहुत शीघ्र वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है बहुत कम क्षेत्रों में। तो उसी को कहते हैं बादल फटना घटना, जैसे कि भी धराली में हुआ, है ना। तो आप ऐसे चित्र जो है कोट करेंगे। फिर जलवायु परिवर्तन जो है हिमालय क्षेत्र की आपदा की सुविधता को बढ़ा रहा है। जैसे कि जो पश्चिमी विक्षोभ है
है ना, वो जो उत्तरवर्ती उसका एरिया था वो दक्षिण की ओर शिफ्ट कर रहा है, और प्लस में मानसून मानसून और प्लस में पश्चिमी विक्षोभ, ये दोनों मिल रहे हैं और एक तरीके से अनिश्चितता क्रिएट हो रही है ना। तो मानसून की तीव्रता क्रिएट हो रही है और अनिश्चितता क्रिएट हो रही है, पूर्वानुमान प्रणाली जो है वो फेल हो जा रहा है। फिर आते हैं नदियों की प्रकृति, जो वहां की नदियां हैं वो गहरा और क्षैतिज कटाव दोनों करती हैं। इससे क्या होता है, नदी के किनारे जो सेटलमेंट्स हैं वो बहुत सुभेद हो जाते हैं। 2013 का आपदा अगर देखा होगा आप लोगों ने, केदारनाथ वाला, उसमें देखे होंगे कि जो घर हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, वो ताश के पत्तों के जैसा ढह रहे थे, है ना। फिर आते हैं अनियोजित विस्तार, जैसे कि जोशीमठ, जोशीमठ का जो निर्माण हुआ है वो लैंडस्लाइड से एक मलबा आया हुआ था, उसके ऊपर निर्माण किया गया है। अब समझिए कि वो अब जोशीमठ जो है वो सिंक हो रहा है ना। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जोशीमठ का जो निर्माण है वो वैज्ञानिक प्रणाली से नहीं किया गया, वैसी जगह पे किया गया जहां पे निर्माण नहीं होना चाहिए था। फिर आता है अनियंत्रित पर्यटन, अकेले 2023 में केवल चार धाम में जाने वाले यात्रियों की जो संख्या थी वो 56 लाख थी। अब समझिए हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है ये, है ना। और वो जो है आपदा में तब्दील हो रहा है, क्योंकि उतने सारे वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, उनके लिए फिर होटल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, रोड बनाया जा रहा है ना, वो फिर हिमालयन इकोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। फिर अनियंत्रित निर्माण, निर्वणीकरण, ढाल रेखा के विपरीत निर्माण कार्य, है ना। सामान्यतः जो है बहुत तेज ढाल के ऊपर निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन ढाल रेखा के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। खराब ड्रेनेज, इससे क्या है, पानी बहुत शीघ्रता से निकल नहीं पा रहा है, वो जमा हो रहा है और फिर वहां के जो युवा पर्वत है उसको एक तरीके से लैंडस्लाइड प्रोन बना रहा है। फिर नदी तट का अतिक्रमण, आप देखेंगे जब आप अगर उत्तराखंड जाएंगे तो नदियों के किनारे बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं, है ना, और वो फ्लड प्लेन में है, नदी जो क्षेत्र है उसका इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, और फिर जब पानी ज्यादा बढ़ेगा तो आपदा में परिवर्तित होगा वो क्षेत्र पूरा, है ना। फिर दूसरा जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ना, उससे संबंधित आपदा, ये क्यों हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग, मेनली ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जैसे कि 2023 में जो लोहनक लोहनक जो ग्लेशियर लेक है सिक्किम में, वो ऐसे ही हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वहां पे मेनली जो रीजन था वो ग्लोबल वार्मिंग ही था, है ना। फिर आता है वृहद प्रोजेक्ट, हिमालयन जो क्षेत्र है वहां पे हिमालयन मॉडल अपनाना चाहिए डेवलपमेंट का, लेकिन मैदानी मॉडल को वहां पे कॉपी किया जा रहा है। आप देखेंगे गंगा नदी पर 244 डैम निर्माणाधीन है, अभी विभिन्न स्तर में है ना, और जो वहां की सरकारें हैं वो इसे बम्पर टू बम्पर डेवलपमेंट कह रही है। तो हिमालय क्षेत्र को बम्पर टू बम्पर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है ना, वहां पे हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत है। लेकिन जो राजनीतिक कारणों से या फिर कहिए कि एक प्रॉपर आर्थिक मॉडल नहीं होने की वजह से यह स्थिति सृजित हो रही है। फिर भू राजनीतिक तनाव, हिमालय देखेंगे चीन से भी सटा हुआ है ना, चीन में भी फैला है, भारत में भी फैला है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है, भूटान, नेपाल, इन सारे राष्ट्रों में। लेकिन भू राजनीतिक तनाव के कारण, है ना, कोई सहयोग नहीं हो पा रहा है और वो भी आपदा को जन्म दे रहा है। अब आते हैं हिमालयी आपदा प्रोफाइल। जब हम लोगों ने देख लिया सुभेद्यता, तो ये भी जानना जरूरी है कि हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से आपदा आते हैं। तो देखिए भूकंप, भारत में जितने भी भूकंप आते हैं उसका 54% जो है हिमालय क्षेत्रों में आता है। जैसे कि 1991 में उत्तरकाशी, अब दो उदाहरण मिल गया आपको, 1991 में उत्तरकाशी भूकंप, 1999 में चामोली भूकंप। अब आप ऐड कर देंगे जब कभी भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। दूसरा, बाढ़ और बादल फटने की घटना, हिमालय बहुत सुभेद है, हर साल आता रहता है, जम्मू में देख लीजिए, अभी उत्तरकाशी का देख लीजिए। भूस्खलन, सिक्किम सर्वाधिक सुभेद्य है, असेसमेंट के अनुसार सिक्किम सर्वाधिक सुभेद्य है, क्योंकि वहां पे जो ढाल है बहुत तीव्र है ना। फिर आता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, अभी उदाहरण डिस्कस कर लिया 2023 का चामोली, है चामोली में कह रहा हूं ना, सिक्किम में 2023 में लोहनक, फिर चामोली की घटना। फिर आता है भूमि धसाव, हिमालय जो क्षेत्र है वो भूमि धसाव, भूमि सिंक, मतलब पूरी की पूरी भूमि जो नीचे की ओर जा रही है, जैसे कि जोशीमठ में हो रहा है अभी, है ना। फिर आता है स्नो एवलांच, हिमस्खलन, जैसे कि सियाचिन में। फिर वनाग्नि, आप पढ़ते ही होंगे उत्तराखंड जो है बहुत सारी वनाग्नियों से सुभेद्य है। जब आप बनाएंगे हिमालय आपदा प्रोफाइल, है ना, तो ऐसे करके ही जो ये मैप बना हुआ है ना, यहाँ पे ये जो मैप बना हुआ है, एक मिनट, है ना, ये मैप बना हुआ है, आप ऐसे ही मैप की प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करके बस जो है पूरा हिमालय क्षेत्र का मैप बनाएंगे और वहां पे फिर डिफरेंट आपदाओं को लोकेट कर दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे लोहनक आपदा हुआ था, यहाँ पे उत्तराखंड में उत्तरकाशी का, यहाँ पे जम्मू का, तो ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, है ना। एक देखिए ग्राफ है, 1973 से 82 के बीच में हिमालय क्षेत्र में जो आपदा हुए थे वो 13 हुए थे, लेकिन 2013 से 22 के बीच में जो हिमालय क्षेत्र में आपदा है वो 68 है ना। सेम 10 साल का पीरियड है, लेकिन देखिए कितना बड़ा अंतर क्रिएट हो रहा है ना। तो आप अगर कहीं पे पूछे कि हिमालय क्षेत्र में आपदाओं की संख्या बढ़ रही है, तो आप ये डेटा को लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिमालय आपदा प्रबंधन क्षमता या सफलता, या फिर क्या क्या नए अप्रोच किए गए हैं
है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो आपदाएं तो हो रही है, आपदा प्रोफाइल भी देख लिया, लेकिन क्या आपदा प्रबंधन में कुछ नई क्षमताएं ऐड हुई है, वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल ऐड हुई है, क्या क्या है, तो प्रतिक्रिया जो गति है वो बहुत तीव्र हुई है। जैसे कि चेनाब बाढ़ में घंटे भर के भीतर जो वहां की आर्मी थी उन्होंने बेली ब्रिज का सृजन किया ताकि जो राहत कार्य है वो बहुत आसानी से चल सके। फिर समन्वय, जो डिफरेंट एजेंसी है उनके बीच में समन्वय, जैसे कि एनडीआरएफ हो गया, एसडीआरएफ हो गया, सेना, स्थानीय लोग, है ना, जैसे कि वैष्णो देवी में जब बादल फटने की घटना हुई थी उस समय पे इनके बीच में बहुत अच्छा समन्वय देखा गया। पंजाब बाढ़ के समय पे एनडीएमए ने किसके किसके बीच में समन्वय किया, तो सेंट्रल वाटर कमीशन, आईएमडी भारतीय मौसम विभाग, प्लस में जो ब्यास बांध मैनेजमेंट बोर्ड है उसके बीच में, है ना। तो देखिए समन्वय में बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया है, नहीं तो पता चलता था कि एक एजेंसी ने काम किया दूसरा ने काम ही नहीं किया है। तीसरा, पुनर्निर्माण शीघ्रता, अब पहले की तुलना में आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण कार्य बहुत तेजी से होता है, जैसे कि बीआरओ उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत तेजी से सड़कें बना लेती है ना। फिर देखेंगे नवाचार, नवाचार किसमें, क्षतिपूर्ति आकलन में नवाचार, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। फिर किसमें, तो राहत कार्यों में, जैसे कि अब टेम्पोररी इंसिडेंट कमांड पोस्ट का सृजन किया जाता है ताकि पूरे राहत कार्यों का एक तरीके से समन्वय हो सके। फिर वन वेव लिंक का प्रयोग ताकि और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके। फिर आईएमडी का नाव कास्टिंग, मतलब बहुत तेजी से पूर्वानुमान करना, है ना। तो देखिए प्रश्न जो पूछा गया था 2020 का प्रश्न जो था कि आपदा के राहत कार्यों में जो पहले का अप्रोच था, है ना, रिएक्टिव, उसके जगह पे कैसे प्रोएक्टिव हो रहा है, तो आप इन सब पॉइंट्स को वहां पे यूज कर सकते थे, है ना। अब आते हैं कि आपदा का प्रभाव क्या होता है ना। आपदा का प्रभाव देखिए क्या क्या होता है, आप नॉर्मली इसको लिख ही देंगे, है ना, फिर भी कुछ कुछ देख लेते हैं, बस आयाम कवर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि संभावना इसके ऊपर सवाल का नहीं आता है। आप प्रश्न देखेंगे आपदा प्रभाव के ऊपर सवाल कम ही आते हैं, है ना। पूछा जाता है या तो सॉल्यूशन बताइए, या तो सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, या प्रॉब्लम पूछ लेते हैं कि आपदा क्यों हो रही है ना, इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर मेनली सवाल आते हैं। ठीक है, आपदा के प्रभाव के ऊपर सवाल नहीं होता क्योंकि वो नॉर्मली जग जाहिर ही होता है कि ठीक है यही प्रभाव रहेंगे, है ना। फिर भी देख लेते हैं, तो आपदा के प्रभाव कहाँ कहाँ पे, मानव क्षति, 2013 का जो उत्तराखंड त्रासदी था उसमें 6000 व्यक्तियों की जान गई थी। पर्यावरणीय क्षति, अब देखिए ना कई सारे ग्लेशियर लुप्त हो रहे हैं, नदियां का जो एरिया है वो परिवर्तित हो रहा है, वहां का पूरा जो माउंटेन है वो इम्पैक्ट होता चला जा रहा है अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो ये सब आपदा के प्रभाव है पर्यावरणीय क्षति में। सांस्कृतिक क्षति, वहां के लोगों का कल्चर इम्पैक्ट हो रहा है, वहां के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ये सब सांस्कृतिक क्षति में आ जाएगा, है ना। विकासात्मक कार्य अवरुद्ध हो रहा है, बहुत बड़ी हानि हो रही है। आप लोगों ने टनल के बारे में सुना होगा, चामोली में ही हुआ था, वहां पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था उससे रिलेटेड, है ना, वो कितना बड़ा नुकसान लेकर के आया था इकोनॉमिकली। फिर पेयजल सुरक्षा, नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 60% जो हिमालय जल स्रोत है उसका क्षरण हो चुका है ना। उसमें कहीं ना कहीं हिमालय जो आपदा हो रहे हैं, हिमालय जो इकोसिस्टम जो पूरा क्षरण हो रहा है उसका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। अब हम लोगों ने देख लिया कि क्या प्रगति किया गया है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, हम देख लेते हैं ना कि अंतराल क्या है, वर्तमान जो व्यवस्था है हिमालय क्षेत्र से रिलेटेड आपदा प्रबंधन में, उसमें क्या क्या अंतराल है। तो देखिए चेतावनी की उपेक्षा, जो आपदा प्रबंधन एजेंसियां हैं वो एसएमएस के थ्रू जो आपदा प्रबंधन का जो ऐप है, सचेत ऐप है ना, उसे चेतावनी जो जारी करती है, लेकिन लोग जो है उपेक्षा करते हैं। जैसे कि सचेत ऐप पे चेतावनी जारी करने के बावजूद भी लोग जो है गंगोत्री यात्रा पे निकले थे, ऐसा देखा गया, है ना। दूसरा, अनियंत्रित विकास, जैसे कि जोशीमठ विस्तार मलबा पे किया गया है, ढाल की उपेक्षा की जा रही है ना, भवन निर्माण संहिता की उपेक्षा की जा रही है, जबकि भवन निर्माण जो है वहां पे भवन निर्माण संहिता के अनुरूप होना चाहिए। अनियंत्रित पर्यटन, अभी बात करी ना हम लोगों ने 2023 में 56 लाख लोग गए केवल चारधाम यात्रा में, अब सोचिए हिमालय कैसे सह पाएगा। फिर आते हैं स्थानीय समुदाय की अपर्याप्त भागीदारी, टॉप डाउन मॉडल है, जबकि वहां के लोगों का एक विशेष अनुभव है, सालों का अनुभव है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। फिर ईआईए और एसआईए क्रियान्वयन नहीं, ईआईए कहने का मतलब है पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, है ना। एसआईए का कहने का मतलब है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, उसका बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। जैसे कि जब 2013 का त्रासदी हुआ था तो भागीरथ नदी पे जो डैम बन रहा था भागीरथ अलकनंदा पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रॉपर ईआईए करिए, है ना, तब तक स्टे कर दिया था उसको। तो ये दिखाता है कि प्रॉपर जो है ईआईए और एसआईए कंडक्ट नहीं हो रहा है ना। कुछ कदम भी उठाए गए हैं इस अंतराल के संदर्भ में, कदम ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर भी जैसे कि जो गोमुख से उत्तरकाशी का जो एरिया है पूरा 100 किलोमीटर का लगभग एरिया है ना, या उससे ज्यादा ही, उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। फिर सिक्योर हिमालय इनिशिएटिव, जिसमें लैंड बेस्ड अप्रोच के ऊपर काम की जा रही है कंजर्वेशन के लिए। फिर सुविधता आकलन के ऊपर प्रयास किया गया है, जैसे देखेंगे अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर जगहों पे
लैंडस्लाइड जो प्रोन एरिया है उसका आकलन कर लिया गया है और वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है। फिर ढाल स्थिरीकरण के ऊपर काम किया जा रहा है ना। तो ये सब कुछ कदम उठाए गए हैं। अब आता है कि आपदा प्रतिस्थायी भारत की राह या आपदा प्रतिस्थायी हिमालय क्षेत्र की राह, है ना। तो देखते हैं क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। सबसे पहला एफर्ट्स है कि जीएसआई, है ना, जीएसआई जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भूस्खलन मानचित्र में विस्तार करे, मतलब संपूर्ण जो हिमालय एरिया है उसको भूस्खलन मानचित्र के अंतर्गत लेकर के आए। फिर नेशनल रिसोर्स जो सेंटर है ना, वो ग्लेशियर लेक्स प्लस मलबा, ग्लेशियर लेक्स और मलबा दोनों की जो मॉनिटरिंग है 24/7 करें, ताकि हम बेहतर पूर्वानुमान कर सकें, बेहतर वार्निंग दे सकें, है ना। पूर्वानुमान प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कैसे कर सकते हैं? पूर्वानुमान प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, तो देखिए ड्रोन द्वारा पूर्वानुमानित विश्लेषण, ड्रोन से बेहतर सर्वे होगा, प्लस में स्थानीय जलवायु और जल डेटा इकट्ठा किया जाए, ना कि, है ना, ओवरऑल डेटा, मतलब आप कहिए कि ग्रिड छोटा करें, है ना, डेटा इकट्ठा करने का। प्लस में एआई का प्रयोग, इससे क्या होगा? अग्र सक्रिय प्रबंधन या फिर पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ़ीकरण। सीधा यही फॉर्मूला यूज करिए आप पेपर में, है ना, आपके नंबर बढ़ेंगे। जैसे कि उदाहरण गोरखपुर का दिया जाता है, गोरखपुर में जो शहरी बाढ़ प्रबंधन है वो इस अप्रोच पे काम कर रहा है। फिर आपदा मित्र पहल की पहुंच में विस्तार करना है। गवर्नमेंट का आपदा मित्र पहल है जिसके अंतर्गत कम्युनिटी भागीदारी की कोशिश की जाती है। इसका विस्तार करना है कहाँ कहाँ पे? स्कूलों में, पंचायतों में, निवासी कल्याण समिति में, मतलब जो लोग रह रहे हैं किसी एक गांव में, है ना, उन लोगों से जुड़ करके आपदा मित्र का विस्तार करना है। फिर आता है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या करते हैं? आपदा से पहले समान परिस्थितियों में आपदा जैसी परिस्थिति क्रिएट की जाती है और लोगों का रिएक्शन देखा जाता है। तो मॉक ड्रिल के अंतर्गत क्या करेंगे कि सांकेतिक अभ्यास, मॉक ड्रिल जो है केवल सांकेतिक अभ्यास नहीं रहे बल्कि अनिवार्य सामुदायिक प्रशिक्षण का पार्ट बने, है ना, मतलब खाना पूर्ति नहीं रहे, ये एक बेहतर सामुदायिक प्रशिक्षण बने। फिर प्रतिक्रिया के साथ बिल्ड बैक बेटर, सेम टर्म आप यूज करिए, है ना, कि केवल हम रिएक्टिव अप्रोच नहीं रखें, जब आपदा आ जाए उसके पश्चात हम बेहतर पूर्वानुमान करेंगे, है ना। फिर आपदा प्रबंधन जो है वो समुदाय तकनीक, आपदा प्रबंधन जो समुदाय है वो तकनीकी उन्मुख हो, है ना, तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन हो। फिर आपदा प्रबंधन ढांचा में जो है स्थानीय सिविल समाज का एकीकरण हो, क्योंकि वो लोग ज्यादा जागरूक रहते हैं, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहते हैं, है ना, पहला प्रतिक्रिया करता, तो उनका समावेशन बहुत जरूरी है। फिर आते हैं नो बिल्ड जोन। भूकंप क्षेत्र में मतलब आपको स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा नो बिल्ड जोन, जहां पे कुछ भी निर्माण कार्य नहीं होगा, है ना, और उसका सख्त क्रियान्वयन करना पड़ेगा। जल संसाधन पर स्थायी समिति बनी थी, संसदीय स्थायी समिति, उसने क्या कहा कि ग्लेशियर लेक हेतु पृथक निकाय का सृजन की जरूरत है ना, ग्लेशियर लेक हेतु पृथक निकाय की सृजन की जरूरत है। प्लस में हिमालय जो राष्ट्र हैं जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान है ना, उन लोगों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, नेपाल है, भूटान है, उन लोगों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। फिर आता है हिमालय राज्य विकास प्राधिकरण की स्थापना। पूरे जो हिमालय राज्य हैं उनका एक ही विकास प्राधिकरण बने ताकि हिमालय राज्यों के अनुरूप विकास का मॉडल बन सके। फिर जो जोशीमठ क्राइसिस हुआ था उसके बाद एमसी मिश्रा समिति बैठी थी, उसने क्या कहा कि हिमालय क्षेत्र में जो भारी विनिर्माण का कार्य है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। एनडीएमए का दिशा निर्देश है, उसने कहा कि प्रत्येक जो सेंसिटिव जोन है उसके लिए बफर जोन का सृजन किया जाना चाहिए। प्लस में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से संबंधित क्षेत्र हैं वहां पे पर्यटन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, है ना। फिर स्थानीय जो निकाय हैं उसकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, पंचायतों, नगर निगम वगैरह की, है ना, अनुमति देने में किसी भी विकास कार्य को लेकर के। फिर प्रॉपर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है या क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? देखिए अभी हिमाचल में जो आपदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त तरीके से कहा कि हिमालय जो राज्य है वो उनका जो अस्तित्व है वो संकट में है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिमाचल जो है अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो बहुत कम समय में खत्म हो सकता है ना। तो आप ऐसे करिए, कोट करके लिखिए कि जो हिमाचल आपदा में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है कि हिमालय राज्य जो है वो, हिमालय राज्यों का जो अस्तित्व है वो संकट में है। ठीक है। फिर चार धाम प्रोजेक्ट जब मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के ऊपर, है ना, हिमालय राज्यों की कैरिंग कैपेसिटी देखनी चाहिए और फिर कैरिंग कैपेसिटी के अनुरूप ही डेवलपमेंट कार्य होनी चाहिए, है ना। अब आते हैं निष्कर्ष। कैसे निष्कर्ष लिख सकते हैं इस प्रश्न का या इस टॉपिक से रिलेटेड? तो देखिए एक निष्कर्ष ये हो सकता है कि आपदा प्रबंधन जो है केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक की भी जवाबदेही है और नागरिक को भी सतर्क जवाबदेह होने की जरूरत है ना, मतलब सतर्क और जवाबदेह नागरिक की जरूरत है। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस में सेंडाई फ्रेमवर्क, आप उसको कोट करते हुए लिखिए, या फिर, है ना, आप ऐसे कह दीजिए कि मैदानी मॉडल की जरूरत नहीं है हिमालयन राज्यों को, हिमालय विकास मॉडल की जरूरत है ना। तो इससे कंक्लूड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए इस जो
अभी जो शेयर किया ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप टेलीग्राम पे @बरनवाल सर सर्च करेंगे, मिल जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है मुझे ये बताइए कि हिमालय राज्यों का क्या महत्व है, या फिर हिमालय जो क्षेत्र है उसका क्या महत्व है ना, हिमालय पूरा इकोसिस्टम का क्या महत्व है, आप ये मुझे बता सकते हैं, पहला। दूसरा, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स की सीरीज में वीडियो है वो किस टॉपिक पे लाया जाए, आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।